सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज के नेक्स्ट एस्पेक्ट को, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। यानी कि अब तक की जो हमारी जर्नी रही इस पूरे चैप्टर में, उसमें हमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, इसके मीनिंग को, इसके फंक्शंस को, इसकी नेसेसिटी को, यानी कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। साथ ही साथ हमने देखा पार्टी सिस्टम जैसा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जिसमें हमने वन पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हमने देखा। इसके बाद हमने नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज देखा और उसमें हमने 6 प्रमुख नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जाना और उन 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के जानने के बाद हमने देखा स्टेट पार्टीज का कंसेप्ट क्या होता है और स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी बनने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को किन किन क्राइटेरिया का ध्यान देना पड़ता है और किन किन क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद हम कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है, एक नेशनल पार्टीज और एक पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है एक स्टेट पार्टी। साथ ही साथ हमने देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ चुनौतियां होती हैं और इन चुनौतियों को हमने 4 पार्ट में देखा। कितने पार्ट में देखा हमने? 4 पार्ट में, जिसमें कि सबसे पहले हमने देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी किन किन चैलेंजेस को फेस करती है। पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, इसके बाद डायनेस्टिक सक्सेशन और ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट मीनिंगफुल चॉइस। इसको देखने के बाद अब आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्स, कैसे हम एक पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कर सकते हैं, इन चुनौतियों से कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी सुधर सकती है, बन सकती है या फिर व्यवस्थित होकर चल सकती है। बात करें रिफॉर्म्स की तो हम जानते हैं कि इन ऑर्डर टू फेस दिस चैलेंजेस की बात, किन चैलेंजेस की बात हो रही है? इन्हीं 4 चैलेंजेस की जो हमने पीछे पढ़ा है। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन, मनी एंड मसल्स पावर, मीनिंगफुल चॉइस, इन सभी चैलेंजेस को फेस करने की बात कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी नीड टू बी रिफॉर्म्ड, कि पॉलिटिकल पार्टी को क्या होना चाहिए? जरूरी है इन सभी चुनौतियों का सामना करना, कि इन सभी चुनौतियों को क्या कर सके, वो हल कर सके। तो हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म में कहा जा रहा है कि द क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका जो है सबसे प्रमुख क्वेश्चन इस टॉपिक में आ रहा है कि are political parties willing to reform? If they are willing, what prevented them from reforming so far? If they are not willing, is it possible to force them to reform? यानी कि एक होता है willing to reform, एक होता है willingness। देखिए, रिफॉर्म करना और एक होता है रिफॉर्म की इच्छा होना। इस पूरे पॉइंट में बोला गया है एक पॉलिटिकल पार्टी को सुधारना चाहते हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी खुद सुधारना चाहती है कि नहीं चाहती है। 2 प्रमुख एस्पेक्ट हैं कि क्या पॉलिटिकल पार्टी खुद इच्छुक है इन सभी सुधारों करने में, क्या जो जो चुनौतियां हैं उनको वो खुद सुधार करना चाहती है। इफ दे आर विलिंग, अगर वो इच्छुक हैं कि हाँ ये जो चुनौतियां हैं इनको हम रिफॉर्म कर ले जाए, तो आखिर व्हाट हैज प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार, आखिर वो कौन सी चीज है जो उनको इस सुधार करने से रोक रही। एंड इफ दे आर नॉट विलिंग, इज इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म, अगर वो इच्छुक नहीं है तो क्या आप उनको जबरदस्ती उनमें सुधार करवा सकते हैं। यानी 2 चीजें, थोड़ा सा आपको टेक्निकल स्टेटमेंट समझना पड़ेगा। कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी को जरूरत है इन सभी चैलेंजेस को फेस करने की, इन सभी रिफॉर्म्स को करने की। लेकिन प्रश्न ये आता है कि एक होता है रिफॉर्म करना, एक होता है खुद रिफॉर्म की इच्छा रखना, कि क्या पॉलिटिकल पार्टी इच्छा रखती है कि हम इस सब सुधारों को करें, और अगर हाँ अगर रखती है इच्छा तो आखिर क्या चीज है जो उनको सुधार करने से रोक रही है। दूसरी बात, अगर वो सुधार करना नहीं चाहते हैं तो क्या उनको जबरदस्ती उनके अंदर सुधार करवाया जा सकता है। तो इस एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ हमारा चैप्टर, ये टॉपिक, ये कंटेंट स्टार्ट होता है। सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चन, ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो नागरिक हैं वो सभी इस प्रश्न को क्या करते हैं? फेस करते हैं। एंड इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज मेड बाय लीडर्स हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड पीपल कैन रिप्लेस देम बट ओनली बाय द अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर्स। हम जानते हैं कि एक लोकतंत्र में, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो फाइनल डिसीजन होता है मेड बाय लीडर्स होता है, यानी वो कौन लेता है? नेता ही लेता है। कौन लेता है? नेता लेता है, जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। और अगर वो डिसीजन सही लेता है ठीक है, गलत लेता है तो ठीक है, आपको लगता है कि नेता हमारा चल नहीं पाएगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। लोग उसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन जब रिप्लेस करेंगे आपको लगेगा कि पॉलिटिकल पार्टी सुधार नहीं कर रही है या फिर ऐसा नहीं कर रही है जो एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में होता है, तो आप क्या कर सकते हैं? अधिक से अधिक उसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन जब आप रिप्लेस कर देंगे तो उसके स्थान पर फिर तो एक कोई कौन आएगा? बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर, फिर कोई एक पार्टी का लीडर आएगा, यानी फिर वही एक मैकेनिज्म आएगा। यानी आप एक नेता को सुधारने के लिए उस नेता को बदल सकते हैं, लेकिन फिर आप चुनेंगे एक नेता को ही।
एक बड़ा प्रश्न है जो आपको सोचना पड़ेगा। यानी आप पॉलिटिकल पार्टी को बदल सकते हैं, लेकिन जो मैकेनिज्म बना हुआ है उसको आप नहीं बदल सकते। यानी एक नेता को आप हटाएंगे और दूसरे नेता को आप क्या करेंगे, चूज करेंगे। एंड इफ ऑल ऑफ देम डू नॉट विश टू रिफॉर्म, और इसमें अगर कही जा रही है अगर सब जितने के जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इच्छुक नहीं हैं, इफ ऑल ऑफ देम डू नॉट विश टू रिफॉर्म, सुधार करने के इच्छुक नहीं है, सो हाउ कैन एनीवन फोर्स देम टू चेंज, तो कैसे कोई उनको कोई फोर्स कर सकता है कि वो रिफॉर्म करे या ना करे, या कैसे किया जा सकता है, फिर कैसे सुधार होगा। सो let us look at some of the recent efforts and suggestions in our country to reform political parties and its leader। तो आइए अब स्टार्ट करते। देखिए एक चीज आपको याद रखनी होगी कि हम लोग पढ़ रहे हैं एक एक लाइन को, एनसीईआरटी को हम सिर्फ वन शॉट नहीं ले रहे हैं, हम एक एक लाइन को पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको आई होप पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, एक एक लाइन को आप समझ रहे होंगे। आप अपने एनसीईआरटी को बुक को ओपन करिए, साथ में इस लेक्चर को देखिए, दोनों को टैली कराइए, शानदार तैयारी को पाइए। यानी कि कह रहा है कि अगर आप देखें कुछ रिसेंट एफर्ट, हाल ही में जो कुछ प्रयास किए गए और कुछ सजेशन दिए गए, किसके द्वारा, इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर, यानी पॉलिटिकल पार्टी और लीडर को सुधारने के लिए हमारे देश में कुछ रिसेंट एफर्ट भी उठाए गए, कुछ सजेशन भी दिए गए जिससे पॉलिटिकल पार्टी में इंप्रूवमेंट हो सके, सुधार हो सके। तो आइए देखते हैं उन सभी एफर्ट्स को, उन सभी सजेशंस को। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो एफर्ट है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। ये आपको समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ चीजें अमेंड कर दी और अमेंड करके कुछ ऐसा सिस्टम लगा दिया कि जितने भी एमपी और एमएलए यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो पार्टीज को बदल ना सके, वो पार्टीज को क्या कर सके, बदल ना सके। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, ये एफर्ट्स है, क्या है, एफर्ट्स उठाए गए। पहली बात कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज में हम क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो पहला एफर्ट उठाया गया कि संवैधानिक थोड़ा सा संशोधन किया गया और उस संशोधन के माध्यम से जितने भी इलेक्टेड एमएलए और एमपीज हैं वो पार्टीज को नहीं चेंज कर सकते। होता क्या था, कहानी ये है कि दिस वॉज डन बिकॉज मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर फॉर कैश, मिनिस्टर और कैश रिवॉर्ड। ये चीजें बड़ी जड़ से आप लोग जानते होंगे। हम जानते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी ए है, एक पॉलिटिकल पार्टी बी है, एक पॉलिटिकल पार्टी सी है। अब जो लीडर्स हैं, जो नेता सब हैं, वो क्या करते थे, वो पॉलिटिकल पार्टी और जो लीडर्स जो हैं वो आपकी कैश रिवार्ड हो या फिर मिनिस्टर बनने की लालच हो या फिर कोई अदर रीजन हो, जिसकी वजह से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो लीडर्स थे वो क्या होते रहते थे, पलायन करते रहते थे, पार्टीज को बदलते रहते थे। यानी कि आपके जो लीडर्स थे वो रिप्रेजेंटेटिव क्या इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव थे, चाहे वो एमपीज हों चाहे वो एमएलएज हों, वो क्या करते थे, डिफेक्शन करते थे। डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल करना। क्या करना, दल बदल करना, दल यानी पार्टीज को बदल देना इन ऑर्डर टू बिकम, किसके लिए, मिनिस्टर बनने के लिए या फिर किसी कैश रिवार्ड के लिए। क्या ये एक मैल प्रैक्टिस है, एक प्रकार से मैल फंक्शंस हैं कहीं ना कहीं, कि पॉलिटिकल लीडर्स जो क्या करते थे कि एक पार्टी के लीडर्स हैं और दूसरी पार्टी के लीडर्स हैं और यहाँ पे ये जो है पार्टी ए से एक नेता जो है इलेक्ट हुआ है। अब ये कि या तो मंत्री बनने के लालच में या तो कैश रिवार्ड की वजह से अपनी पार्टी को जीतने के बाद क्या होता था, बदल लेता था। इस व्यवस्था को रोकने के लिए, इस डिफेक्शन को रोकने के लिए लाया गया एक कानून जिसको बोला गया एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। और ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये संविधान के 52वें संशोधन यानी कि 52nd अमेंडमेंट के अंतर्गत 1985 में लाया गया था। 1985 में 52वां संशोधन किया गया जिसके माध्यम से एंटी डिफेक्शन लॉ लागू कर दिया गया। अब इस लागू करने से क्या हुआ कि प्रिवेंट कर लिया गया किसको, इलेक्टेड एमएलए और एमपीज को फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। क्योंकि इसकी वजह से होता क्या था कि द लॉ सेज दैट इफ एनी एमएलएज और एमपीज चेंज देयर पार्टीज ही और शी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स किसी भी पार्टी का हो, अगर वो अपनी पार्टीज को चेंज करता है, डिफेक्शन करता है, तो डिफेक्शन तो कर सकता है, लेकिन जब वो डिफेक्शन करेगा
तो ही आर सी यानी जो भी हो वो लीडर्स अपनी सीट को खो देगा, लूज देयर सीट। यानी चाहे वो एमपी पद पे इलेक्ट हुआ हो, इलेक्टेड मतलब चुन के आते थे और वो दल बदल लेते थे, लेकिन अब चुन के आकर अगर दल बदलना आप चाहेंगे तो दल तो बदल लेंगे, लेकिन अपनी जीती हुई उस सीट को क्या कर देंगे, हार जाएंगे और फिर से वहां पे इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि नाउ द लॉ सेज दैट इफ एनी एमएलएस और एमपी चेंज देयर पार्टीज ही और सी विल लूज द सीट इन द लेजिस्लेचर। वो लेजिस्लेचर में सीट को क्या कर देंगे, खो देंगे। दिस न्यू लॉ हैज हेल्प टू ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। अब इस कानून ने जो संविधान का 52वां यानी 52 आपका 52वां जो संशोधन हुआ, इसके माध्यम से एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, जिसकी मदद से एमएलए और एमपीज को क्या पार्टी बदलने से रोक लिया गया। एट द सेम टाइम दिस हैज मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट। कुछ मेरिट भी आई, कुछ डिमेरिट आई। मेरिट तो हमने देख लिया, डीमेरिट क्या आई कि एमपीज और एमएलएज हैव एफिडेविट अ साइन डॉक्यूमेंट, जस्ट मिनट है और पर्सनल स्टेटमेंट, ये आपको सेकंड पॉइंट में मिलने वाला है, लेकिन आपको यहां तक पढ़ना क्या है, कुछ डिसेंट भी आए। मेरिट हमने देख लिया कि डिफेक्शंस को रोक दिया गया, डिफेक्शंस को क्या कर दिया गया, रोक दिया। ये पॉइंट आपका सेकंड पॉइंट में आएगा, डिफेक्शंस को रोक दिया गया। लेकिन एक डिसेंट भी आई कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर्स किसी पार्टी में है और उस पार्टी से उसको कोई दिक्कत है और तब वो पार्टी बदलना चाहता है, तो भी वो पॉलिटिकल लीडर्स उस पार्टी को नहीं बदल सकता। यानी एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से कुछ अच्छी चीजें भी आई और कुछ बुरी चीजें भी आई। तो पहला जो रिफॉर्ट उठाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, क्या लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ। सेकंड की बात करें, सेकेंड जो सिस्टम लाया गया, तो इस सिस्टम के माध्यम से सेकेंड जो क्या बोल सकते हैं एफर्ट उठाया गया कि पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म किया जा सके, पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म किया जा सके, तो वो था द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। यानी कि मनी और क्रिमिनल्स के इन्फ्लुएंस को पॉलिटिकल पार्टी में रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर पास किया। क्या किया, ऑर्डर पास किया। और इस ऑर्डर के माध्यम से क्या कराया गया कि एमपी एमएलए अब क्या करेंगे, एक फाइल करेंगे एफिडेविट को, क्या करेंगे, फाइल करेंगे हलफनामे को, शपथ पत्र को, एफिडेविट को फाइल करेंगे, जो एक शपथ पत्र के माध्यम से एक साइन डॉक्यूमेंट होगा और उस साइन डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, वो सबमिट करेंगे इलेक्शन कमीशन को। और उसमें क्या होगा, उसमें now it is mandatory for every candidate who contests election to file an affidavit giving detail of his his property and criminal cases pending against him। अब क्या, कोई भी इलेक्शन अगर कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा है तो उसको इलेक्शन कमीशन के सामने अपना एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा और इस एफिडेविट के माध्यम से वो अपनी प्रॉपर्टीज और अपने अगेंस्ट जो भी क्रिमिनल केसेस हैं उसका डिटेल वो वहां पे उस एफिडेविट में सबमिट करके उस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सबमिट करेगा और जिसको पूरी पब्लिक भी जानेगी। यानी कि द न्यू सिस्टम हैज मेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पीपल। यानी ये जो नया लॉ आया, इस भाई ज़्यादा से ज़्यादा अब अपने नेता के बारे में जनता के पास क्या हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो गई कि हमारे नेता के पास कितनी प्रॉपर्टी है, हमारा नेता जो क्रिमिनल तो नहीं है, ऐसी तमाम जानकारियां हो गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया जिसके माध्यम से रिड्यूस करने के लिए कि मनी और क्रिमिनल जैसे सिस्टम को जो प्रैक्टिस होते थे पॉलिटिकल पार्टीज में, उस इन्फ्लुएंस को डाउन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसके माध्यम से अगर कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहता है तो उसको अब अपना एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा। और इस एफिडेविट में क्या क्या होगा, तो उसके पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं और उसके खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस हैं, उन सभी का डिटेल, उस सभी का ब्यौरा उस एफिडेविट में सबमिट करेगा, जिसकी वजह से जनता के पास बहुत सारी जानकारियां अपने लीडर्स के बारे में हो गई। अब मन में प्रश्न आ रहा है कि एफिडेविट क्या होता है। तो एफिडेविट क्या है, एक साइन डॉक्यूमेंट होता है जो सबमिट होता है किसको, ऑफिसर को, वेयर अ पर्सन मेक अ स्वॉर्न स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर पर्सनल इंफॉर्मेशन टू एक्सेप्ट व्हाटएवर द पार्टी लीडर्स डिसाइड। मतलब जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उन सभी को सबमिट करने वाला, किया जाने वाला एक साइन डॉक्यूमेंट है जो एक लीडर्स जो है ऑफिसर को सबमिट करता है। ये ऑफिसर कौन होता है, इलेक्शन कमिश्नर। यानी कि इलेक्शन कमीशन के जितने भी जो भी मेंबर, जो भी सिस्टम बना हो, मतलब एक जो कंटेस्टेंट होता है वो अपने बारे में अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, चाहे प्रॉपर्टी की चाहे क्रिमिनल केस की, उन सभी को एक साइन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत शपथ पत्र, अगर हम लोग कह दें तो गड़बड़ नहीं होगा, उस शपथ पत्र के माध्यम से सबमिट करता है, उसी को हम लोग एफिडेविट बोलते हैं।
तो ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉ पास कर दिया। बट देयर इज नो सिस्टम टू चेक इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज ट्रू। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया गया जिसके माध्यम से चेक किया जा सके कि जो इंफॉर्मेशन उस कैंडिडेट के द्वारा दी जा रही है वो इंफॉर्मेशन सही ही है। ऐसा कोई चेक्स नहीं बना है, ये इसकी डिमेरिट है। एज येट वी डू नॉट नो if it has led to decline in the influence of the rich and criminals। तो ये चीजें हमने देख लिया सेकंड पॉइंट में कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म करने के लिए एफर्ट्स उठाए गए कि आपका कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास किया जिसके माध्यम से रिड्यूस किया गया क्या, इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, जिसके माध्यम से एफिडेविट अब हर कंटेस्टेंट का जो एफिडेविट है वो सबमिट किया जाने लगा। और इस सबमिट करने के माध्यम से वो अपने बारे में जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी, जो भी क्रिमिनल केसेस थे, उन सभी का वो डिटेल उसमें क्या करता था, वो देता था। ठीक है, तो ये एज येट वी डू नॉट नो, फिर भी हम नहीं जानते हैं कि इफ इट हैज लेड टू डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ रिच एंड क्रिमिनल्स, कि इससे कितना ये प्रभाव कम हुआ है, किसका, मनी एंड मसल्स का, मनी एंड मसल्स पावर का कितना इफेक्ट, मतलब इस कानून की वजह से एक पॉलिटिकल पार्टी में कितना इसका प्रभाव कम हुआ है, यानी पैसे और बल का कितना प्रभाव कम हुआ है। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट कि इलेक्शन कमीशन passed in order to making it necessary for political parties to hold their organizational election and file their income tax। अब इलेक्शन कमीशन ने भी एक ऑर्डर पास किया और इस ऑर्डर पास करने के माध्यम से ये हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए एकदम मैंडेटरी कर दिया गया, आवश्यक कर दिया गया कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पार्टीज के अंदर क्या कराएंगी, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन कराएंगी और साथ ही साथ ITR भी भरेंगी, यानी इनकम टैक्स भी भरेंगी। तीसरा जो एफर्ट उठाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, और इसके माध्यम से ये किया गया कि अब हर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पार्टी के अंदर क्या कराएंगी, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन कराएंगी और साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न भी भरेंगी। सो दिस पार्टी हैव स्टार्टेड डूइंग सो, बट समटाइम इट इज मेयर फॉर्मेलिटीज। कभी कभी पॉलिटिकल पार्टी करते भी हैं और कभी कभी ये चीजें बिल्कुल फॉर्मेलिटी ही बन के रह गई है। यानी देखिए, मेरिट बता रहा है, डिमेरिट बता रहा है, कितना नियम बना, कितना इंप्लीमेंट हो रहा है, दोनों को कंपेयर करके समझा रहा है। एंड इट इज नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप हैज लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। इट इज नॉट क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि दिस स्टेप हैज लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसीज इन पॉलिटिकल पार्टीज, कि इस व्यवस्था की वजह से हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कितना आंतरिक लोकतंत्र कितना बढ़ा है, कितना हुआ है, ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। यानी 3 प्रमुख स्टेप्स उठाए गए। पहला स्टेप जो चैलेंजेस थे, जो 4 चैलेंजेस हमने देखा, उसको ओवरकम करने के लिए 3 एफर्ट उठाए गए। पहला क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। दूसरा क्या, एफिडेविट, क्या भरा गया, एफिडेविट भराया गया। और थर्ड क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल और ITR रिटर्न, यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने का सिस्टम लाया गया। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज में सुधार करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, पहली बात डिफेक्शन को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। इसके बाद मनी एंड मसल्स पावर को रोकने के लिए आपका एफिडेविट वाला सिस्टम लाया गया, जिसमें कि हर कैंडिडेट, हर कंटेस्टेंट अपने बारे में सभी जानकारी को, चाहे वो प्रॉपर्टी के बारे में हो, चाहे वो उसकी क्रिमिनल केसेस के बारे में हो, उन सभी को जानकारी वो देगा और जनता इसको देखेगी, समझेगी, जानेगी। और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन की बातें भी कही गई। तो ये 3 प्रमुख एफर्ट्स उठाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके बाद बिसाइड दिस देयर आर मेनी सजेशंस आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ सुझाव भी दिए गए कि जिससे पॉलिटिकल पार्टी क्या हो सकती है, सुधर सकती है या सुधारा जा सकता है। क्या क्या है कि एक लॉ बनना चाहिए। पहला सजेशन क्या किया जा रहा है रिफॉर्म करने के लिए, यानी पहला सुझाव दिया जा रहा है सुधार करने के लिए कि एक कानून बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी के जो आंतरिक मामले हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनना चाहिए। एंड इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर। और ये हर सजेशन है। और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बिल्कुल ही जरूरी कर दिया जाना चाहिए कि वो अपने मेंबर्स की, उस पार्टी मेंबर में जितने भी लोग हैं उन सभी का रजिस्टर मेंटेन करे, यानी कौन है, कितने मेंबर्स हैं, क्या है, सारी बातें उनका मतलब पार्टी रजिस्टर भी मेंटेन करे जिसमें सभी उनके मेंबर्स का डिटेल हो। एंड टू फॉलो इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, हर पॉलिटिकल पार्टी एक संविधान को फॉलो करे जिसमें कि टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी,
इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट। पार्टी डिस्प्यूट अगर होता है, पार्टी में कोई विवाद की स्थिति बनती है, तो उसमें एक ऐसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बने जो एक्ट एज अ जज एंड जज की तरह काम करे, निर्णय सुनाए, और साथ ही साथ टू होल्ड ओपन इलेक्शन टू द हाईएस्ट पोस्ट। और हाईएस्ट पोस्ट के लिए, यानी जब पार्टी में प्रमुख नेता के रूप में अगर चुनने का मामला हो, अब इस जैसे प्रधानमंत्री की दावेदारी है, तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी में तमाम मेंबर्स काम करते हैं, बहुत पुराने मेंबर्स काम करते हैं, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। यानी हाईएस्ट पोस्ट के लिए इलेक्शन खुद पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हो कि इस पोस्ट के लिए इस पूरी पॉलिटिकल पार्टी में कौन योग्य है, यानी हाईएस्ट पोस्ट के लिए इलेक्शन भी हो, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बने, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है पार्टी चले, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बने, साथ ही साथ पार्टी डिस्प्यूट के समय में वो जो अथॉरिटी है वो एक्ट एज ए जज काम करे, साथ ही साथ हाईएस्ट पोस्ट के लिए इलेक्शंस हो। ये सभी सजेशन दिए जा रहे हैं। क्या दिए जा रहे हैं? सजेशन। तो पहला सजेशन ये दिया गया, ये सभी अगर पॉलिटिकल पार्टी मेंटेन करे तो शायद उस पर और अच्छा सुधार हो सकता है। दूसरा जो सुधार की बात कही गई, it should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets about 1/3 to women candidate। यानी महिलाओं के लिए 1/3 सीटें क्या कर दी जाए, दे दी जाए, ये सजेस्ट किया जा रहा है। सिमिलरली देयर शुड बी a quota for women in the decision making bodies for the parties। और डिसीजन मेकिंग बॉडीज यानी पार्टी में जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज होती है उसमें महिलाओं का भी एक निश्चित कोटा कर दिया जाए, यानी महिलाओं का भी रोल इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पार्टी में क्या किया जाए, इंप्रूव किया जाए। एंड द थर्ड सजेशन इज दैट कि देयर शुड बी अ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। यानी जो इलेक्शंस में लोग अपार पैसा, हर पॉलिटिकल पार्टी अथाह पैसा जो है बहाती है हर मामले में, किसी, क्योंकि उनका मोटो क्या होता है, इलेक्शन को जीतना। इलेक्शन को जीतने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी तमाम दावों को, तमाम पेचों को अपनाती है, तमाम पैसे को खर्च करती है। तो उस अपार पैसे, मतलब बेहिसाब पैसे को, जो पैसे का फ्लो होता है इलेक्शन ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम, उसको रोकने के लिए इलेक्शंस में क्या होना चाहिए, स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। स्टेट फंडिंग का मतलब क्या होता है? स्टेट फंडिंग का मतलब ये होता है कि आपका जो इलेक्शन होते हैं, क्या होते हैं, जो इलेक्शंस होते हैं उसमें सरकार खुद पैसा दे, हर पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करे, हर पॉलिटिकल पार्टी को सरकार खुद पैसा दे। और ये पैसा किसके लिए? पेट्रोल के लिए, पेपर के लिए, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, हर चीज़ों के लिए, जिसको एक मतलब सबको एक समान पैसा दिया जाए, जिसमें कि पिछले इलेक्शंस में एक पॉलिटिकल पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहा है, उस प्रदर्शन के, उस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हर पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट फंडिंग किया जाए। कुछ बातें सजेशन में कही, तीसरा सजेशन में कि द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। जो हर पॉलिटिकल पार्टी को जो इलेक्शंस में जो खर्च होते हैं उस खर्च में सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए, गिव पार्टीज मनी, यानी हर पॉलिटिकल पार्टीज को धन देना चाहिए। एंड दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड, पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन्स, etc। इन रूपों में ये सपोर्ट दिया जाना चाहिए। और इट कुड बी गिवन इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ वोटर सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। और ये पैसा कैश जैसे भी दिया जा रहा है वो उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दिया जाए कि पिछले इलेक्शंस में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। यानी ये 3 प्रमुख सजेशन दिए गए। पहला कहा गया कि आपका जो है इंटरनल अफेयर को मेंटेन करने के लिए कानून बनना चाहिए। दूसरा सजेशन, मिनिमम नंबर ऑफ टिकट महिलाओं के लिए, यानी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए, ये बातें कही जा रही है। और थर्ड पॉइंट कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन हो, क्या हो, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन हो। 3 प्रमुख सजेशन को बताया जा रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी में ये 3 प्रमुख सजेशन होने चाहिए। इसके बाद 2 और सजेशन दिया जा रहा है इस पॉलिटिकल पार्टीज के लास्ट एस्पेक्ट में। दिस सजेशन हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो सजेशन दिए गए, तीनों सजेशन, ये फिर भी पॉलिटिकल पार्टी की तरह एक्सेप्टेड नहीं है। भाई करती भी है, नहीं भी करते हैं, कोई रोक थोड़ा सकता है। और इफ एंड व्हेन दिस आर एक्सेप्टेड दिस कुड बी लीड टू सम इंप्रूवमेंट। अगर ये करती तो कुछ सुधार तो दिखता है हमको, बट वी मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट लीगल सोल्यूशन टू द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। और हमें ये बातें एनसीईआरटी कह रही है कि हमें पॉलिटिकल पार्टी को बार बार जो है जो लीगल सोल्यूशन निकाल रहे हैं उस लीगल सोल्यूशन को निकालते समय बड़ा ही केयरफुल होना पड़ेगा, बड़ा ही सावधान रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। जो अगर किसी भी व्यवस्था को सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के ही दृश्य में मत देख लीजिए, आप किसी भी एस्पेक्ट में देख लीजिए, किसी चीज़ को भी आप ज़्यादा ओवर रेगुलेट कर देंगे तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, यानी नुकसानदेह हो सकता है। वो आप अच्छे के लिए बहुत ज़्यादा उसको कसने का प्रयास कर रहे हैं और वो बार बार शॉर्टकट निकालता चला जाएगा और काउंटर प्रोडक्टिव, आप जिस उम्मीद से उसको सुधारना चाहते हैं वो और भी बिगड़ सकता है। यानी कि ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव एंड दिस वुड फोर्स ऑल पार्टीज टू फाइंड वे टू चीट द लॉ। और बार बार जब लीगल सोल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे तो बार बार
उनको उस कानून को चीट करने के तमाम नए नए रास्ते को क्या करेंगे, इजाद करेंगे, निकालेंगे। सो बिसाइड पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट एग्री टू पास अ लॉ दैट दे डू नॉट लाइक। और इन सब के अलावा ये भी कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी ऐसे किसी कानून के लिए एग्री कभी नहीं होंगी जो नियम को, जो कानून को वो खुद नहीं पसंद करती हैं। यानी जिन कानून को, जिन बातों को अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी खुद पसंद नहीं करती है तो उन कानून को कभी वो पास ही नहीं होने देंगे, क्योंकि वही तो कानून बनाते हैं। तो कंक्लूजन नंबर 1 पहला ये निकला। कंक्लूजन नंबर 2 की बात करें तो दीज आर 2 अदर वेज टू पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड। 2 और रास्तों की बात कर रहा है जिससे पॉलिटिकल पार्टी को सुधारा जा सकता है या उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। पहली बात कह रही है 1 पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। पहला क्या है, पीपल प्रेशर, यानी लोगों का दबाव, लोगों का प्रेशर। अगर लोग खुद पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर क्या बना दे, प्रेशर बना दे। 1 पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, दिस कैन बी डन थ्रू पेटिशंस। अब ये प्रेशर कैसे बन सकता है, पेटिशन के माध्यम से, पब्लिसिटी के माध्यम से एंड एजिटेशन के माध्यम से। यानी इन तीनों के माध्यम से लोग एक पॉलिटिकल पार्टी पे क्या बना सकते हैं, प्रेशर बना सकते हैं। यानी ये आखिरी 2 सजेशन बोल रहा है कि 4 समस्याएं थी, 4 चैलेंजेस थे, उनसे निपटने के लिए 3 जो है एफर्ट्स भी उठाए गए और उसके बाद जो है 3 एफर्ट्स उठाने के बाद 2 जो है सजेशन, 3 सजेशन भी दे रहा है और 3 सजेशन के बाद 2 एक्स्ट्रा और सजेशन दे रहा है। क्या सजेशन दे रहा है कि बोल रहा है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज में, पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर लोग खुद अगर प्रेशर बना दें तो हो सकता है कुछ सुधार हो जाए। क्यों, और वो प्रेशर कैसे बनेगा, दिस कैन बी डन थ्रू पेटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशन। ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स एंड द मीडिया कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। और इसमें जो है ये ऑर्डिनरी पीपल हो गए, ऑर्डिनरी सिटीजन्स हो गए, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, जो मूवमेंट्स, जो आंदोलन होते हैं, साथ ही साथ जो मीडिया है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। किसमें, प्रेशर बनाने में। किस पे, पॉलिटिकल पार्टी पे। कौन बनाएगा, जनता बनाएगी। यानी जनता का प्रेशर लोगों पे बनाने के लिए ये और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इफ पॉलिटिकल पार्टी फील दैट, अगर पॉलिटिकल पार्टी इसके बाद महसूस करती हैं कि दे वुड लूज पब्लिक सपोर्ट बाय नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म्स, दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट द रिफॉर्म्स। ये बड़ी अच्छी लाइन कही गई है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज को, तब जब आप ऐसा करते हैं, प्रेशर बनाने के लिए इन सभी एक्टिविटीज को करते हैं, एजिटेशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उनके खिलाफ तमाम नारेबाजियां होती है, तो उनको फील होता है कि अगर इफ दे वुड लूज पब्लिक सपोर्ट बाय नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म्स, अगर वो रिफॉर्म्स को नहीं अडॉप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक सपोर्ट को, उन जनता के समर्थन को क्या कर सकते हैं, जनमत को खो देंगे। क्या कर देंगे, और ये उनको बर्दाश्त नहीं। इसके लिए हो सकता है कि अगर पब्लिक का प्रेशर पड़े तो शायद वो गंभीर हो इस मुद्दे पे, कि इस मुद्दे पे, रिफॉर्म करने के मुद्दे पे गंभीर हो। सो दूसरा, ये तो हो गया पहला सजेशन। दूसरे सजेशन की बात कर रहा है। दूसरे सजेशन में कहा जा रहा है कि सेट 2 पॉलिटिकल पार्टीज कैन इंप्रूव इफ दोज हु वांट दिस। अगर पॉलिटिकल पार्टीज कैन इंप्रूव, पॉलिटिकल पार्टी में इंप्रूव किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। कब, दोज हु वांट दिस, जो लोग भी चाहते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज में क्या हो, सुधार हो, ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज, वो खुद पॉलिटिकल पार्टी को क्या करें, ज्वाइन करें। यानी पीपल प्रेशर और पीपल पार्टिसिपेशन, पीपल पार्टिसिपेशन, पीपल प्रेशर और पीपल पार्टिसिपेशन, यानी लोगों के द्वारा प्रेशर बना के भी पॉलिटिकल पार्टी को सुधारा जा सकता है और लोग खुद पार्टिसिपेट कर लें कहाँ पे, पॉलिटिकल एरिना में, तो ही पॉलिटिकल पार्टी सुधर सकती है। जो लोग भी चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में इंप्रूव हो, हु वांट दिस, ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द पब्लिक पार्टिसिपेशन। हम जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी की जो गुणवत्ता है वो इसी बात पर डिपेंड भी करती है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन उसमें कितना है, यानी पब्लिक पार्टिसिपेशन की जो डिग्री है वो कितनी है। यानी जितना अधिक पब्लिक का पार्टिसिपेशन एक लोकतंत्र में होता है, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होता है, उतना ही शानदार होता है। सो इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट। ये बड़ा ही कठिन होगा एक पॉलिटिकल पार्टी सुधारना जब तक कि एक ऑर्डिनरी सिटीजन जो होते हैं, जो आम जनता होती है, डू नॉट टेक पार्ट इन इट। जब तक आम जनता उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, किसमें, पॉलिटिकल एरिना में, तब तक ये बड़ा कठिन होगा एक पॉलिटिकल पार्टी को सुधारना। एंड सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम द आउटसाइड। अगर आप सिंपली क्रिटिसाइज इट बाई आउटसाइड, अगर आप बाहर से केवल क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचना करेंगे, तो इससे आप सुधार नहीं कर सकते। और सुधार तभी हो सकता है जब
ऑर्डिनरी सिटीजन्स क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, और पार्टिसिपेट ना करके सिर्फ बाहर से आलोचना करेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। एंड द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय द मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स। कह रहा है कि जो प्रॉब्लम है किसकी, बैड पॉलिटिक्स की, कैन बी सॉल्व, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय द मोर एंड मोर बेटर पॉलिटिक्स। बुराई को हम लोग अच्छाई से ही जीत सकते हैं। बुराई अगर इतनी है तो अच्छाई इतना कर दो, अपने आप बुराई कम हो जाएगी। यानी कि एक बुरी पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए अच्छी पॉलिटिक्स खूब बढ़ा दी जाए तो अपने आप बुरी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। सो वही कह रहा है कि द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व्ड बाय मोर एंड मोर बेटर पॉलिटिक्स। यानी बैड पॉलिटिक्स को अधिक से अधिक बेटर पॉलिटिक्स से क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। एंड वी शैल रिटर्न टू दिस देम इन द फाइनल चैप्टर। और इसको हम लोग बाकी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। यानी कि ये हो गया चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम क्या था, पॉलिटिकल पार्टी। क्या नाम था, पॉलिटिकल पार्टीज, और जिसको हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार कंसोलिडेट करें तो हमने पढ़ा चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पॉलिटिकल पार्टी के मीनिंग्स, पॉलिटिकल पार्टी के मीनिंग और पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन को देखा। और फंक्शंस में हमने क्या देखा, तमाम फंक्शंस को देखा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या काम करती है। इसके बाद फिर हमने एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया जिसका नाम था व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है, जिसमें हमने पार्टी सिस्टम को भी देखा। और अगले पॉइंट्स में वही आपको दिखा रहा है कि हाउ मेनी पार्टी शुड बी हैव, कितने प्रकार का, मतलब एक अच्छे लोकतंत्र के लिए कितनी पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है। जिसमें हमने पार्टी सिस्टम को देखा, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को भी हमने समझा। इसके बाद हमने देखा नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टी क्या होती है, जिसमें कि नेशनल पार्टीज में हमने 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया, और स्टेट पार्टी के क्राइटेरिया और साथ ही साथ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की क्राइटेरिया क्या होती है, इन दोनों एस्पेक्ट को देखा। और फाइनली जब इसको देखने के बाद हमने देखा एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, तो 4 प्रमुख चैलेंजेस को हमने देखा और समझ गए पॉलिटिकल पार्टी में ये सभी चैलेंज होते हैं। इसके बाद फिर हमने देखा चैलेंजेस को कैसे हम लोग रिफॉर्म कर सकते हैं, और रिफॉर्म करने के लिए 3 बातें बताई गई, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ, एफिडेविट, ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन जैसी बातें कही गई थी। और इसके बाद 3 प्रमुख सजेशन, और 3 प्रमुख सजेशन के बाद 3 प्रमुख सजेशन के बाद 2 और, जिसमें कि पब्लिक प्रेशर और पब्लिक पार्टिसिपेशन, इन दोनों की बातें करते हुए इस पूरे चैप्टर को क्या कर लिया गया, कंक्लूड कर लिया गया और चैप्टर को खत्म कर लिया गया, तैयार कर लिया गया। सो आई होप जितने भी लेक्चर्स आपने अटेंड किए उसमें आपको जरूर कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा। और मैक्सिमम अगर आपको लगता है कि कहीं से दिक्कत है तो 1 शॉट भी आपका जल्द से जल्द इस पूरे 5 चैप्टर का जो कि सिविक्स के हैं आने वाला है, जिसमें हम इन सभी चैप्टर्स को बड़े ही कम समय में बहुत अच्छे से फिर से एक बार डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप आपको पॉलिटिकल पार्टी जैसे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर अच्छे से टू द पॉइंट डिस्कशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी किया गया और आपको समझ में आया भी होगा। सो आई होप अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लगा, समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, लविंग वन के साथ शेयर करिए। और इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।